प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। याद रखो, सारे मुसलमान भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात में हम बात करेंगे आपस में लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को बुरे नाम देने के बारे में। प्यारे बच्चों, ये तो आप सबको पता है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे बहन भाई हों या दोस्त हों, माँ बाप हों या सड़क पर चलते राहगीर हों। हमने अक्सर देखा है कि हम बहन भाइयों या दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं और किसी बात पर इख्तिलाफ की सूरत में हम एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। इस वक्त हमें सब्र से काम लेना चाहिए और मामले को बातचीत से हल कर लेना चाहिए। इस तरह हमने अक्सर देखा है कि बच्चे लड़ते लड़ते एक दूसरे को बुरे नामों से भी बुलाने लग जाते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की है कि हम लोगों को अच्छे नामों से बुलाएं, तो फिर हम उनकी बातों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस्लाम की आमद का अहम मकसद ये है कि दुनिया के तमाम इंसानों को अकीदा तौहीद पर इकट्ठा करना। यही वजह है कि इस्लाम ने बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे वहदत और इत्तेफाक का एहसास पैदा होता है, जैसे नमाज में जमात की पाबंदी, जुम्मे की नमाज, ईदैन और हज वगैरह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस्लाम ने इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत भी दी और लड़ाई झगड़े से भी मना किया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और झगड़ा मत करो वरना कमज़ोर हो जाओगे। दुश्मनी और लड़ाई झगड़ा इसीलिए हराम करार दिया गया है और इस्लामी भाईचारे को ख़राब करता है। लड़ाई झगड़ा भाइयों, रिश्तेदारों और हमसायों में दूरियां पैदा करता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, यकीनन ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, इसलिए अपने भाइयों के दरमियान सुलह और दोस्ती कर दिया करो। और इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान को गाली देना बड़ा गुनाह है और उससे लड़ना कुफ्र है। इसका मतलब ये है कि मुसलमान इस सोच में भी बहुत बुलंद है कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा करे। लड़ाई झगड़े की असल वजह गुस्सा है, क्योंकि बात ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाती है और इसलिए मुसलमानों को एक दूसरे को गाली देने से रोका गया है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा कि क्या इससे भी ज़्यादा कोई बदतमीज़ और बुरा हो सकता है कि जो अपने माँ बाप को गाली दे। सब साथी हैरान रह गए और बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी कोई नालायक होगा जो अपने माँ बाप को गाली देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो शख्स आपस में झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे के माँ बाप को गाली देते हैं, और अगर एक शख्स दूसरे के माँ बाप को गाली ना देता तो दूसरा भी उसके माँ बाप को गाली ना देता। इस तरह दोनों अपने माँ बाप को गाली दे देते हैं। गाली देने से हम फसाद की जड़ को हमेशा के लिए काट देंगे। ना आप गाली देंगे, ना बात आगे बढ़ेगी और ना ही लड़ाई झगड़ा होगा। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इसलिए बच्चों, हमें चाहिए कि हम गंदी ज़ुबान से परहेज़ करें और इस तरह लड़ाई बढ़ने की बजाय ख़त्म हो जाती है। सुलह करने में हम सब की बेहतरी है। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कंपोनेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस ताहिरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो चलिए आज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ये बताइए कि शहरी किसे कहते हैं? जो शहर में रहता है। अच्छा ठीक है, और बताइए। जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो। ये भी सही है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, बल्कि थोड़ी सी मालूमात भी देती हूँ।
1789 में फ्रांस में ये लफ्ज शहरी बहुत मकबूल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि तमाम शहरी बराबर हैं और उन्हें मसावी हुकूक हासिल हैं। लेकिन एक बात मैं आप पर वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स पाकिस्तान का शहरी नहीं हो सकता। अब पूछिए ये कैसे मुमकिन है? तो भाई सादा सी बात है, यहाँ बहुत से गैर मुल्की भी आबाद हैं जो कई सालों से यहाँ मुख्तलिफ मुलाजमतों के सिलसिले में या किसी और वजह से मौजूद हैं, लेकिन वो किसी सूरत पाकिस्तान के शहरी नहीं हो सकते, क्योंकि शहरी होने के लिए जरूरी है कि वो इस मुल्क में पैदा हुआ हो, हुकूमत बनाने में, वोट डालने में और सियासी हुकूक में उसको तस्लीम किया गया हो और वो अपने हुकूक से लुत्फअंदोज होता हो और अपने फराइज जानता हो और उसे पूरा करता हो। यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा शहरी कौन होता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। देखिए बच्चों, आज हमारे पास डॉक्टर्स, असातिज़ा, इंजीनियर, आर्टिस्ट, मुसन्निफ, पुलिसमैन और दूसरे कारकुनों का हुजूम है जो सब अपने साथी इंसानों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर हम सिर्फ चंद मिनट के लिए गौर करें कि कितनी बहुत सी चीजें और खिदमात हम एक दिन में हासिल करते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हम माशरे के कितने ममनून हैं। दूध वाला हमारे लिए दूध लाता है और हम सबके फायदे के लिए मवेशी पालता है। नान भाई रोटी पकाता है। छापे खाने वाला हमारी किताबें छापता है। ड्राइवर बस चलाता है जिसमें हम स्कूल या अपने काम करने की जगह जाते हैं। कारकुन और इंजीनियर मिलकर मिलें चलाते हैं जो हमारे पहनने के लिए कपड़ा और दूसरी चीजें बनाती हैं। उस्ताद स्कूल में शागिर्दों को पढ़ाता है। डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है और दुकानदार रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया फरोख्त करता है। पब्लिक पार्क शहरियों की बहबूद के लिए बरकरार रखे जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को काबू में रखती है ताकि हम किसी हादसे के खौफ के बगैर सफर कर सकें। हम सिर्फ टूटी घुमाते हैं और ताज़ा पानी बहने लगता है। हम बटन दबाते हैं और रोशनी आ जाती है। गलियों की सफाई और कूड़ा करकट हटाना सिर्फ एक मुनज़्ज़म माशरे ही में मुमकिन है। टेलीफोन और रेलगाड़ियाँ तमाम मुत्तहिदा कोशिशों के फायदे हैं। फिर रेडियो टीवी दोनों हमको तफरीह और हिदायत देते हैं। इन तमाम सहूलतों के सिले में हमें माशरे को भी कुछ लौटाना चाहिए। अगर एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है तो माशरे के दूसरे अफराद से अपने लिए सही सुलूक की कैसे तवक्को कर सकता है? अगर एक दुकानदार कम तोलता है या गैर मेयारी अशिया फरोख्त करता है तो उसे भी दूसरों से इसी किस्म के सुलूक के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक के कवानीन को नजरअंदाज कर दे तो न सिर्फ दूसरों की जिंदगियों बल्कि खुद अपनी जानों को भी खतरे में डाल देंगे। तो हर शहरी का ये फर्ज है कि वो इन मसाइल को समझे जो उसके मुल्क को दरपेश हैं। उसे उन्हें हल करने के लिए हुकूमत के साथ जरूर ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल गुर्बत, जहालत, आलूदगी और आबादी में इजाफा है। माशरे की तरक्की और उसे बेहतर बनाने के लिए ये मसले सही तालीम और तरबियत के जरिए ही हल हो सकते हैं। बहुत सी भलाइयाँ जिनसे हम फायदा उठाते हैं हमारे माशरे और मुल्क की जानिब से मुहैया की हुई है। लिहाजा हमारा ये फर्ज है कि हम खुद को पाकिस्तान के वफादार शहरी साबित करें। हमें अपने तमाम टैक्स फौरी, मुकम्मल तौर पर और ईमानदारी से अदा करने चाहिए ताकि हम समाजी फायदों से मुसलसल लुत्फअंदोज हो सकें। इस्लाम हम पर बहैसियत शहरी फराइज की अंजामदही पर बहुत जोर देता है। हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के हुकूक पर इतना जोर दिया है कि कहीं उन्हें हमारी जायदाद की विरासत का हक न मिल जाए। मुख्तसर ये कि उस वक्त तक हम अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हम अच्छे और फर्ज शनास शहरी न बन जाएं। मेरा ख्याल है अच्छे शहरी के हवाले से हमने अच्छी खासी बात कर ली है। आइए पहले मैं आपको एक दिलचस्प सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आलूदगी के हवाले से है। बहैसियत शहरी हम अपने माहौल को किस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये कहानी तहरीर की है हकीम मोहम्मद सईद शहीद ने, जिन्हें सितारे इम्तियाज भी दिया गया था। वो बहुत बड़े माहिर तिब थे और हमदर्द फाउंडेशन के सदर थे। आपके घर में जो रूह अफ़ज़ा आता है ना, वो भी हमदर्द फाउंडेशन की ही इजाद है। कहानी का नाम है समंदर की मछली। आइए सुनते हैं। एक दिन मेरे दिल में क्या आई कि समंदर की तरफ निकल गया। देखा तो वहाँ मछलियाँ तैर रही थी।
ऊपर आती और फिर गुड़प से गोता लगाती। निहायत खूबसूरत मंजर था। मैं पानी के और करीब हो गया। मेरे पास खिली हुई नमकीन मकई थी। मैंने एक मुट्ठी मकई पानी में डाल दी और करीब आ गया। मैंने सोचा आज जरा मैं इनसे बातें करूं। मैंने उनको आवाज दी। मछलियों के कान खड़े हो गए। उनमें से एक दो ने मुझे गौर से देखा भी। मैंने एक मुट्ठी और मकई के दानों से उनकी तवाज़ो की। अब मेरी इन मछलियों से दोस्ती हो गई। एक मछली मेरे सामने आकर ठहर गई। मैंने कहा, मेरी प्यारी मछली, जरा मेरे करीब आओ, मैं तुमसे बातें करूंगा। प्यारी मछली, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, मगर जरा सचमुच बताना। मछली ने जवाब दिया, मैं सच बोलती हूँ, बल्कि मछलियों की दुनिया में झूठ का कोई रिवाज नहीं। ये मर्ज तो इंसानों को लगा हुआ है। मैंने कहा, प्यारी मछली, बस तुमसे एक सवाल करता हूँ। मुझे ये तो खूब मालूम है और तुम भी जानती हो कि जिस पानी में तुम रहती हो वो साफ पानी होता है। मछली ने मेरी बात काटते हुए कहा, अब साफ पानी कहाँ? आप इंसानों ने हमारे साफ पानी में भी मिलावटें शुरू कर दी हैं। आपके यहाँ की हर गंदी चीज यहाँ हमारे माहौल में फेंक दी जाती है। हम इस गंदगी से बहुत नाला हैं। मैंने कहा, प्यारी मछली, तुम सच कहती हो, ऐसा वाकई हो रहा है। फिर भी तुम्हारा माहौल हमारे माहौल से भी अभी अच्छा है, तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो ना। मछली बोली, इरशाद फरमाइए। मैंने पूछा, जब तुम्हारा माहौल साफ सुथरा है, तुम भी पाक साफ रहती हो, तो मुझे ये बताओ, फिर तुम में से बदबू क्यों आती है? मछली ने जवाब दिया, जनाब हकीम साहब, आपने बड़ा सख्त सवाल किया है। मेरा तो सवाल सुन के सर चकरा गया है। मेरी समझ नहीं आता कि आपको कैसे जवाब दूं। मैं बोला, देखो भी मछली, तुम सच बोलने का वादा कर चुकी हो, अब तो मुझे अपनी बदबू की सचमुच वजह बता दो। मछली ने कहा, हकीम साहब, ये सच है कि हम मछलियों में से एक खास किस्म की बू होती है। इसकी बस एक ही वजह है, वो ये कि हम मछलियों को जब भूख लगती है तो हम एक दूसरे को खा जाती हैं, इसलिए हम में से बदबू आती है। मछली ने ये जवाब दिया और फिर वो ऐसी शर्माई कि मैं उसे बुलाता रह गया, मगर वो गोता लगाकर गहरे समंदर की तह में चली गई और मैं गहरी सोच में पड़ गया। प्यारे बच्चों, आपका क्या ख्याल है, मुसन्निफ क्या सोच रहे होंगे उस वक्त? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुसन्निफ यकीनन यही सोच रहे होंगे कि हम भी तो इंसानों को इतना तंग करते हैं, तो हम में से बदबू क्यों नहीं आती? चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसलिए क्योंकि अल्लाह हम पे बहुत मेहरबान है, वो हमारी बुराइयों का पर्दा रखता है। लेकिन अगर हम किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे तो कयामत के रोज अल्लाह हमें उसका पूरा बदला देगा। तो हमें चाहिए कि अच्छे शहरी होने का सबूत दें और किसी इंसान या माशरे को नुकसान ना पहुंचाएं। मछली का तो ये कहना है कि उसे भूख लगती थी जब वो एक दूसरे को खा जाती हैं, लेकिन हम इंसान दूसरे इंसान का ख्याल नहीं रखते। तो हमें चाहिए कि हम भी दूसरे इंसानों का उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं। चलिए जनाब, अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो है फिर सीखते हैं। आज का हमारा मौजू है जुमलों में मुज़क्कर मोनस का इस्तेमाल। मैं इससे पहले आपकी साबिका यानी पिछली मालूमात जानना चाहूंगी कि आप मुज़क्कर मोनस के बारे में क्या जानते हैं। कौन बताएगा? अच्छा, आपका कहना है कि अल्लाह ने जितने जानदार पैदा किए हैं उनके जोड़े बनाए हैं, जिनमें से एक मुज़क्कर है और एक मोनस। भाई वाह, जबरदस्त, ये तो बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, कोई मिसाल दीजिए। जैसे दादा दादी, बिल्कुल ठीक। बादशाह मलका, बहन बहनोई, बैल गाय, हाथी हथनी, शेर शेरनी, बकरा बकरी, चाचा चाची, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपको तो बहुत अच्छी तरह से ये मुज़क्कर मोनस पता है। लेकिन कुछ बेजान अशिया और नाम ऐसे होते हैं जो कभी मुज़क्कर बोले जाते हैं और कभी मोनस। और अगर हमें ये पता हो तो हमारे जुमले में कवायती गलतियां ना हो। आइए एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। कुछ अहम बातें जो याद रखनी बहुत जरूरी है। हमारी जमीन एक सैयारा है, इसी तरह से एक और सैयारा है ज़हरा। तो जमीन और ज़हरा के अलावा तमाम सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। इसी तरह तमाम जबानों के नाम मोनस बोले जाते हैं, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, सिंधी, पंजाबी, बलोची, बुरुश्की वगैरह, ये सब मोनस हैं। जुमेरात के सिवा तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसे केटू का पहाड़, राका पोशी,
कोहे हिमालय, माउंट एवरेस्ट। अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, अर्रहमान, अर्रज़ाक वगैरह। जिन अल्फाज की आखिर में या हो या अमूमन मोनस बोले जाते हैं, जैसे डिबिया, पुड़िया, गुड़िया, चिड़िया। जिन अल्फाज के आखिर में छोटी ये हो वो अमूमन मोनस बोले जाते हैं, मसलन घड़ी, रोटी, बोटी, मेहंदी, कुंजी वगैरह। लेकिन घी, मोती, पानी और दही मुज़क्कर हैं, हालांकि इनके आखिर में भी छोटी ये आती है। एक बेहद दिलचस्प बात बताऊं आपको, कोई मुज़क्कर है तो कोई मोनस। कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो मुज़क्कर ही बोले जाते हैं, उनकी मोनस के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। कितनी मजेदार बात है। या फिर वो हमेशा मोनस ही बोले जाते हैं और उनके मुज़क्कर के लिए कोई अलग से लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, जैसे मछली, मुर्गाबी, जूं, मैना, फाख्ता, गुलहरी, छछूंदर, चील, मक्खी, छिपकली, ये सब मोनस हैं। इनके लिए मुज़क्कर के लिए कोई अलग से लफ्ज नहीं है। इसी तरह कछुआ, मगरमच्छ, उल्लू, बुलबुल, कौवा, तेंदुआ, चीता, तोता, अजदहा सब मुज़क्कर में इस्तेमाल होते हैं। इनके मोनस के लिए अलग से कोई लफ्ज नहीं है। ना मजे की बात। तो चलिए सरगर्मी करते हैं, अपनी कॉपी पेंसिल निकालें, इसमें 2 कॉलम बनाएं, एक में लिखे मुज़क्कर और एक में लिखे मोनस। शुरू करें। चलिए पहला लफ्ज लिखिए, किताब, दिमाग, थाली, अखबार, स्कूल, दरिया, मछली, दुआ, पानी, अरबी, ऐनक, दही, रोशनी, आटा, जर्दा, दुकान। चलिए जनाब बताइए, मुज़क्कर कौन कौन से इसमें? दिमाग, पानी, अखबार, दही, दरिया, जर्दा, स्कूल और आटा। शाबाश। और मोनस? किताब, अरबी, थाली, ऐनक, मछली, रोशनी, दुआ और दुकान। वेरी गुड, आपके ज्यादातर जवाब दुरुस्त हैं। एक काम और करते हैं, इनमें से कुछ अल्फाज के जुमले बनाते हैं जिनसे ये वाज़ेह हो जाए कि अल्फाज मुज़क्कर है या मोनस। पहला लफ्ज लेते हैं, किताब। अब आप इसका जुमला बनाइए, ये मेरी किताब है। भाई शाबाश। अब आपका जुमला है आटा। आटे का जुमला बने, आटा। आजकल आटा बहुत महंगा हो गया है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको लफ्ज दे रही हूँ, दही। क्या कहा आपने? ये दही बहुत खट्टी है। अरे भाई, दही मुज़क्कर होता है तो जुमला ये होगा, ये दही बहुत खट्टा है। मुझे उम्मीद है कि मश्क और मुताला से आप जुमलों में मुज़क्कर मोनस का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज हमने पहले सीखा कि अच्छा शायरी किसे कहते हैं, और फिर ना सिर्फ बेजान अशिया में मुज़क्कर मोनस की शनाख्त की, बल्कि ये भी सीखा कि जुमलों में मुज़क्कर मोनस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब सब अपनी डायरी निकालें और होमवर्क लिखिए। सेगमेंट है हम भी कर सकते हैं। मैं कुछ अल्फाज आपको दे रही हूँ, आपका काम है कि आप इनके जुमले इस तरह बनाएंगे कि मुज़क्कर और मोनस का फर्क वाज़ेह हो जाए। तो लिखिए, दरिया, थाली, ऐनक, दिमाग, इतवार। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। हादिया, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। ठीक है। एक उस्ताद शागिर्द से कहता है, बताओ साइंसदान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? शागिर्द, जिस चीज में साइंस रखी जाती है। वाह, ये तो बहुत फनी था। नबीहा, वैसे मेरे पास भी एक बहुत मज़ाहिया लतीफ़ा है। अच्छा, तो फिर सुनाओ। चूहा हाथी से कहता है, 2 दिन के लिए अपनी शर्ट दे दो। हाथी कहता है, हाँ पहनोगे क्या? लेकिन चूहा कहता है, नहीं, मैं तो अपनी बहन की शादी में टेंट लगाऊंगा। बहुत फनी था ये, वाकई बहुत फनी था। मुझे एक और लतीफ़ा याद आया। एक आदमी अपने बेटे से कहता है कि तुम कैसी माचिस लाए हो, एक भी नहीं जल रही। बेटा कहता है, क्या बात करते हो अब्बा, एक एक तीली जला कर लाया हूँ, सब जल रही थी। बेटा कितना बेवकूफ था ना। नबीहा, आपने ट्रेन में कभी सफर किया है? किया है। तो फिर आप ये जोक सुने। टीचर अपने एक स्टूडेंट से कहती हैं, ड्राइंग की कॉपी पर ट्रेन बनाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 10 मिनट बाद आके जब वो टीचर कहती हैं कि ट्रेन दिखाओ, तो स्टूडेंट कहता है, मिस आप तो लेट हो गई,
ट्रेन तो 10 मिनट पहले ही चली गई थी। बहुत फनी था। हादिया बस भी करो, मेरे तो हंस के पेट में दर्द शुरू हो गई है। नबीहा ठीक है, आप हंसी रहें। इसी हंसी के साथ साथ हम चलते हैं आज के अगले कंपोनेंट की तरफ, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं? पढ़ाई के क्या हालात हैं? मैथ के कितने कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं? मैं आपकी मेजबान राहिला माही 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ हाजिर हूँ। देखिए बच्चों, हमारी मशीन आपको मैथ के तस्वुरात को आसान ज़बान में समझाती है और ख़ास तौर पर आपको ये बताती है कि ये कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। ठीक है, तो फिर आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इससे पहले आप लोग अपनी कॉपियाँ, किताबें और पेंसिलें निकाल लें ताकि हम आज का तस्वुर अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फिर पहला सेगमेंट ये है, आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। तो जी, आज की मैथमेटिक्स की मशीन से निकलने वाला तस्वुर है फ्रैक्शंस। आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कैसे करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के टर्म का क्या मतलब है। इसके अलावा फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो हमारे साथ अब्दुल्ला और हुज़ैफा दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। तो बच्चों, मेरा पहला सवाल ये है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? मिस, जब हम किसी चीज के पीसेस करते हैं तो उसे फ्रैक्शंस कहते हैं। मिस, पार्ट्स को फ्रैक्शन कहते हैं। बहुत अच्छे। फ्रैक्शंस आर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी किसी मुकम्मल चीज के बराबर टुकड़े कर देना या इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे अब्दुल्ला, आप जरा हॉटपॉट से 2 रोटियां लेकर आइए। अब इन दोनों रोटियों को बीच से काट के हाफ कर दें। मिस, मुझे ये 1 मिनट पहले मुझे आधी रोटी दिखाएं। इसके बारे में क्या ख्याल है? मिस क्या मतलब? हुज़ैफा, ये आधी रोटी अब एक फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन ऑफ रोटी। इस रोटी की फ्रैक्शन कौन बताएगा? मिस, ये हाफ है तो हाफ को 1/2 कहते हैं। जी, वेरी गुड अब्दुल्ला। 1/2 का क्या मतलब है? मिस, मैं भूल गया। देखें, 1/2 का मतलब है 1 आउट ऑफ 2। तो दर हकीकत एक रोटी के 2 पीसेस किए थे, तो टोटल पार्ट्स 2 थे। हमने एक पार्ट उठा लिया तो ये हो गया 1 आउट ऑफ 2। तो जो पीस हम उठाते हैं इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और इसे हम लाइन के ऊपर लिखते हैं। जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और उसे हम लाइन के नीचे लिखते हैं। तो एक्चुअली डिनोमिनेटर हमें ये बताता है कि एक चीज के कुल कितने पार्ट्स थे, 3 थे, 4 थे वगैरह। अब समझ आ गया होगा आपको। तो अब जरा मुझे बताइए 1/2 में से कौन सा नंबर न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर? मिस मैं बताऊं? जी बताइए। मिस, 1 लाइन के ऊपर है न्यूमरेटर है और 2 लाइन के नीचे है तो डिनोमिनेटर है। वेरी गुड। अब जरा इस रोटी के 4 बराबर हिस्से कर लें और दूसरी रोटी के भी 4 बराबर हिस्से कर लें, तो कुल कितने पार्ट्स हो गए? 8 पार्ट्स मिस। हुज़ैफा, आप अपनी प्लेट में 3 पार्ट्स डाल दीजिए। जी मिस, डाल दिए। अब आपके पास रोटी के पार्ट्स की फ्रैक्शन क्या है? मिस, 3/8। हुज़ैफा, एक रोटी के कुल कितने हिस्से किए थे? 4 हिस्से। तो एक हिस्सा किस फ्रैक्शन को शो करेगा? 1/4। आपके पास कुल कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। तो इन 3 हिस्सों की फ्रैक्शन क्या होगी एक रोटी के हिसाब से? 3/4। जी, डिनोमिनेटर हमें ये बता रहा है कि 1 होल के कुल कितने पार्ट्स थे। जब आप 8 कह रहे हैं तो इसका मतलब है 1 होल के 8 पार्ट्स हैं। सो बी वेरी केयरफुल। योर डिनोमिनेटर should tells parts of 1 whole, not parts of 2 holes. ओके? अब आप 1 होल के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपने 1 होल में से 3 पार्ट्स उठा लिए, तो इन पार्ट्स को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मिस, 3/4। बिल्कुल सही। 1/2 का मतलब आधी रोटी, 1/4 का मतलब क्वार्टर रोटी। अब मुझे ये बताइए, अगर आप इन तमाम नंबरों पे गौर करें तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है।
जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिस मुझे आता है। मिस वो मिस प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, है ना मिस? सही कहा ना? बिल्कुल सही। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है। मिस तो फिर नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा होगा, लेकिन मिस न्यूमरेटर टोटल फ्रैक्शन ऐसे कैसे बड़ा हो सकता है? हुजैफा, आपने रोटी के 3 पीस उठाए थे, आप ऐसा करें 2 रोटी के पीस और उठा लें। जी मिस, मेरे पास 5 पीसेस हैं। जी, अब इसकी फ्रैक्शन बताइए। 5 आउट ऑफ 8। क्या आपने एक रोटी के 8 हिस्से किए थे? नो मिस, हमने तो 4 हिस्से किए थे। तो फिर आपका डिनोमिनेटर 8 नहीं हो सकता, वो वही बताएगा जिसमें एक रोटी को डिवाइड किया है, जो के है 4। जी। तो फ्रैक्शन क्या होगी? 5 आउट ऑफ 4। नो हुजैफा, हम इसे पढ़ेंगे 5 क्वार्टर्स। 5/4 का मतलब है हमारे पास 5 पीसेस हैं और हर हिस्सा 1 क्वार्टर को शो कर रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ 4 का मतलब टोटल पार्ट्स नहीं, बल्कि 4 का मतलब है 1 होल के टोटल पार्ट्स। आपके पास टोटल पार्ट्स से ज्यादा चीजें हैं। आप ये बताइए टोटल पार्ट्स कितने थे? मिस 4 पीसेस से 1 होल बनेगा। फिर मिस मेरे पास 5 पीसेस हैं, यानी एक ज्यादा है। यानी आपके पास 1 होल है और 1 क्वार्टर है, क्योंकि 4 क्वार्टर से तो 1 होल बन जाएगा और एक एक्स्ट्रा पीस है। अब्दुल्ला, आपका क्या ख्याल है? मिस मैं आपकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे ये समझ आया कि 5 रोटी के हिस्सों में से 4 हिस्सों से एक रोटी कंप्लीट हो गई, तो ये हो गया 1 होल और जो 5वां हिस्सा है उसे हम 1 क्वार्टर कहेंगे। बहुत अच्छे अब्दुल्ला। जब होल और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ होंगे तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन? जी, और उसे हम लिखते हैं 1 होल 1/4, यानी 1 होल का 1 बड़ा लिखेंगे और 1/4 को छोटा लिखेंगे, ताकि पता चल जाए कि होल फ्रैक्शन से बड़ा होता है। अब ये तमाम होल और तमाम क्वार्टर रोटियों को हॉटपॉट में वापस रख दीजिए। इन्हें हम लंच में खाएंगे और ये भी देखेंगे कि किसने कितने क्वार्टर्स खाएं और किसने कितने हाफ रोटियां खाई। ठीक है? अच्छा, ये बताइए, एक प्लेट में अगर सेब की फ्रैक्शन है 3 होल 1/5, तो इसका क्या मतलब है? मिस मैं बताऊं? जी बताइए। मिस हमारे पास 3 सेब पूरे हैं और एक 1/5 है। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं हमारे पास टोटल सेब के कितने पीसेस हैं? सोचें। मिस 1/5 का मतलब है कि हम सेब को 5-5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक सेब के 5 पीस 3 सेब के हो गए 5 + 5 + 5 मिस 15 पीसेस, है ना? जी वेरी गुड। लेकिन आपके पास एक 1/5 और भी है। मिस ये होगा 16 पीसेस। वेरी गुड। इसका एक आसान तरीका भी है। मिस वो क्या? देखिए, 3 होल 1/5 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना? जी मिस। डिनोमिनेटर 5 है, 3 होल है, 1 न्यूमरेटर है। ये आपको क्लियर है? जी मिस। हम एक रूल फॉलो करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय होल प्लस न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 1 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? 3 × 5 15, 15 + 1 16। तो जवाब होगा 16/5। आपने कहा था ना 16 हिस्से, तो हमारे पास सेब के 16/5 टोटल 16 पार्ट्स हैं। हर सेब के 5 टुकड़े किए तो ये हो गए 16/5। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप 16 को 5 से डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा? मिस 3 × 5 तो 15 होगा, ये तो 16 है, एक बच जाएगा। जी बेटा, जितने टाइम्स टेबल होगा वो होल नंबर बनेगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर होता है, यानी 3 होल 1/5। अरे ये तो वापस से 3 होल 1/5 हो गया। जी,
हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चले कुछ प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस। आप दोनों जरा 3 सर्कल्स को ड्रॉ करें और जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी। अब हर सर्कल के 4 बराबर पार्ट्स कर लीजिए। 2 सर्कल को कंप्लीट कलर कर दें और तीसरे में 2 पार्ट्स को कलर करें या पेंसिल से शेड कर दें। अब बताइए कुल कितने पार्ट शेडेड हैं? मिस 10 parts of 3 circles are shaded. इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मिस जो सर्कल पूरे कलर्ड हैं उन्हें हम होल कह सकते हैं। वेरी गुड हुजैफा। अ कंप्लीट शेडेड सर्कल शोज 1 होल। हाउ मेनी होल सर्कल्स आर शेडेड? कितने सर्कल मुकम्मल तौर पर शेडेड हैं? मिस 2 circles. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? मिस 2 holes and 2/4. अब्दुल्ला आपका क्या ख्याल है? जी मिस हुजैफा ने सही किया। 2 holes 2/4 सही जवाब है। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 2 holes 2/4 में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे तो ये बनेंगे 2 × 4 यानी 8 और 8 + 2 यानी 10। तो मिस ये होगा 4/10 मेरा मतलब 10/4 जी यानी ये क्या बनेगा? दोबारा बोलिए। मिस ये होगा 10/4 यानी 10 quarters। वाह अब्दुल्ला, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अच्छा, अब आप सब लोग अपनी कॉपी में 2 स्क्वायर्स ड्रॉ करें। स्क्वायर का आपको मालूम है ना कि सारी साइड्स सेम होती हैं। जी मिस। अच्छा, अब एक स्क्वायर को हाफ कर दीजिए और उसे शेड कर दें। कर लिया आपने? जी मिस। अच्छा, अब दूसरे स्क्वायर को पहले हाफ करें, एक लाइन ऊपर से नीचे और दूसरी लाइन राइट से लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करें कि प्लस का साइन बन जाए। मिस लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब दूसरे स्क्वायर के 4 बराबर हिस्से हो गए। एम आई क्लियर? जी मिस। अब यहाँ पर भी 2 स्क्वायर को शेड कर दीजिए। अब ये बताइए कि पहले वाले स्क्वायर के शेडेड पार्ट की क्या फ्रैक्शन है 1/2 मिस। और दूसरे वाले स्क्वायर के शेडेड पार्ट की क्या फ्रैक्शन है 2/4। तो मुझे बताइए क्या 1/2 और 2/4 के साइज में कोई फर्क है? नहीं मिस, दोनों हाफ स्क्वायर को शो करेंगे। तो बेटा 1/2 और 2/4 दरअसल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिनका साइज तो सेम होता है लेकिन पार्ट्स अलग होते हैं। मिस मुझे लग रहा है कि हमने 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। वाओ, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 2/4 जो कि 1/2 का इक्विवेलेंट है। और अगर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बताइए क्या जवाब होगा? जी हुजैफा आप बताएं। 1 × 3 = 3, 2 × 3 = 6, 3/6 होगा मिस। वेरी गुड। अच्छा, 2/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। मिस अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10 होगा यानी 4/10। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15, 6/15। वेरी गुड। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन जरूरी ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो। इज दिस क्लियर? यस मिस। जी अब्दुल्ला आप बताइए। जी मिस, आपने कहा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ जिसका नाम है लेट्स रिकैप। तो अब्दुल्ला जरा आप आज के लेसन का रिकैप करें। मिस आज फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा कि इक्वल पार्ट ऑफ वन होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फिर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। अच्छा, आप जरा जल्दी से बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं?
प्रॉपर फ्रैक्शंस किसी भी वन होल के पार्ट्स को कहते हैं। इनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में वन होल होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ कन्वर्ट किया और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जी, और फिर उसके बाद आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए। आपने तो बहुत अच्छे से पूरे लेसन का रिकैप कर दिया और उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ भी आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी काम आपकी किताबों में मौजूद है इसे मुकम्मल कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब बारी है एक्सरसाइज की। चलें, तैयार हैं आप लोग आज की एक्सरसाइज के लिए? शुरू करते हैं वार्म अप से। अपनी जगह पे खड़े हुए आपको जंप करना है, सही है, उछलना है। मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए सीधे खड़े हो जाइए। हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। वापस नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। और दूसरी एक्सरसाइज में आपको 1 पे अपने हाथ सामने की तरफ रखने हैं, जैसे आप किसी को इशारा कर रहे हों, दोनों हाथ। 2 पे ऊपर आसमान की तरफ करने हैं। 3 पे अपने कंधों की सीध में और 4 पे नीचे सीधे कर देने हैं। 1 सामने, 2 ऊपर, 3 कंधों की सीध में और 4 नीचे। मैं काउंटिंग बोलूँगी अब मैं। 1 सामने, 2 ऊपर, 3 कंधों की सीध में और 4 नीचे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। अब नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। चलें, अब हम सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है जिम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे सुनने वाले ठीक होंगे। अंकल जी, मैंने सुना है कि आपके पास एक टाइम मशीन है जिससे हम कई साल पीछे जा सकते हैं। क्या ये वाकई सच है? जी हाँ। तो क्या हम पीछे सन 1905 में जा सकते हैं? क्यों नहीं, मगर इतना पीछे जाना क्यों है? मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को भी पता चले कि पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी पहला तकसीम बंगाल कब और कैसे हुआ था। मेरे तवील तजुर्बे के हिसाब से बेहतर है कि हम उस दौर में ना जाएं। इट्स नॉट सेफ टू गो देयर।
आपको जो मालूमात चाहिए मैं यहाँ स्टूडियो में ही दे देता हूँ आपको। जैसा आप कहें, आप बेहतर जानते हैं। तो अंकल जी, पहले तकसीम बंगाल के बारे में बच्चों को कुछ बताइए। बंगाल एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा था। बरतानवी पार्लियामेंट ने 1905 में इंतज़ामी वजूहात की बिना पर बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, पहला मशरक़ी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल। इन दोनों हिस्सों में अक्सरियत किन लोगों की थी? मशरक़ी बंगाल में मुसलमान अक्सरियत में थे। इसने मुसलमानों के लिए तरक्की और खुशहाली के कई नए मौक़े खोल दिए, और मगरबी बंगाल के सूबे में हिंदू अक्सरियत में थे। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप बच्चों को ये बताएं कि बरतानवी हुकूमत के इस फैसले से हिंदू खुश क्यों नहीं थे? ढाका मशरक़ी बंगाल का दारुल खिलाफा बन गया था, जो कि मुसलमानों की अक्सरियत के पास था। इसीलिए हिंदू इस तकसीम बंगाल से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने तकसीम बंगाल की मुकम्मल मुखालफत की थी। लेकिन तकसीम बंगाल आखिर में रिवर्स भी तो हो गया था। हिंदुओं ने बरतानवी हुकूमत पर बहुत जोर डाला और 1911 में हुकूमत वक्त ने तकसीम बंगाल को ख़त्म करके बंगाल को फिर से एक सूबा बना दिया था। अंकल जी, आपको तो तारीख़ का कितना इल्म है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ अपने पहले सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अभी हमने सीखा कि किस तरह से पहला तकसीम बंगाल हुआ और कौन उनके हिमायती और कौन उनके मुखालिफ थे। अपने अगले सेगमेंट में हम सुनते हैं कि किस तरह से हमज़ा और उसके चाचू, जो कि पेशे से एक वकील हैं, पाकिस्तान के आइन के बारे में बात कर रहे हैं। हमज़ा अपने चाचू के साथ ड्राइंग रूम में बैठा बातें कर रहा था कि अचानक उसे याद आया कि उसे तो स्कूल में एक प्रेजेंटेशन देनी है आईन पाकिस्तान में शहरियों के बुनियादी हुकूक के बारे में। उसने अपने चाचू से पूछा, चाचू, क्या आपको पाकिस्तान के आइन के बारे में कुछ पता है? बेटा, मैं एक वकील हूँ और आइन के बारे में जानना मेरा काम है। तुम्हें क्या जानना है? मुझे पाकिस्तान में शहरियों के बुनियादी हुकूक के बारे में एक प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं उसमें क्या लिखूं। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक काम करो, एक कॉपी पेंसिल ले आओ, मैं तुम्हें ज़रूरी चीज़ें लिखवा देता हूँ। जी चाचू, अब बताएं। बेटा, हुकूक पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिटीजन यानी शहरी किसे कहते हैं। तो शहरी हर वो शख्स होता है जो किसी सूबे, स्टेट, शहर या गांव में रहते हुए अपनी शहरी जिम्मेदारियों को सच्चाई से पूरा करता है। हमजा, क्या आप बता सकते हो कि कोई भी शख्स किसी मुल्क का शहरी कैसे बनता है? अगर वो उस मुल्क में पैदा हुआ हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम शहरी किसी भी मुल्क के 2 तरीकों से बन सकते हैं। एक तो अगर हम उस मुल्क में पैदा हुए हों, जैसे आप और मैं इस मुल्क में पैदा हुए हैं तो हम पाकिस्तानी हैं। दूसरा तरीका है लीगल वे यानी कानूनी तरीका। अगर आप किसी दूसरे मुल्क के शहरी से शादी कर लेते हैं या उस मुल्क में एक तवील अरसा काम कर लेते हैं या उस मुल्क में एक घर ले लेते हैं तो वहाँ की हुकूमत आपको उस मुल्क की शहरियत दे देती है। चाचू, मुझे नहीं पता था कि हम किसी दूसरे मुल्क के भी शहरी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं बेटा। अब शहरियों के हुकूक पे बात करते हैं। हुकूमत शहरियों को कई हुकूक फराहम करती है। ये हुकूक शहरियों की फलाह और बहबूद के लिए होते हैं। कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके शहरियों को सिर्फ बुनियादी हुकूक दिए जाए और वो अपनी शहरी जिम्मेदारियों को पूरा ना करें। इसलिए एक कामयाब माशरे के लिए ज़रूरी है कि शहरी हुकूक और शहरी जिम्मेदारियों को बराबरी से लेकर चला जाए। चाचू, कुछ ज़रूरी शहरी हुकूक तो बता दें। कुछ ज़रूरी शहरी हुकूक जो पाकिस्तान के आइन में भी मौजूद हैं ये हैं: जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। तालीम और सेहत की सहूलियात भी रियासत की जिम्मेदारी है। वोट डालने का हक, 18 साल के बाद अपनी मर्जी से वोट डालने का हक भी है आपके पास। मजहबी आज़ादी, अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आज़ादी। ज़मीन खरीदने और बेचने की मुकम्मल आज़ादी। आज़ादी राय करने की और आज़ादी इजहार की भी मुकम्मल आज़ादी। सियासी जमात बनाने की आज़ादी। हर शख्स को ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से एक सियासी जमात बना सकता है। अपनी ज़बान, तहजीब और सकाफ़त को प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आज़ादी। ये चंद बुनियादी हुकूक है जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान देने के लिए पाबंद है। हमजा, बेटा, अब आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तानी शहरियों के कौन कौन से हुकूक हैं। जी चाचू, मैं समझ गया कि पाकिस्तान के शहरियों के क्या क्या हुकूक हैं। शाबाश हमजा। चाचू, अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के एक शहरी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। बहुत अच्छा सवाल किया हमजा आपने, क्योंकि अगर जिम्मेदारियां और हुकूक बराबरी के साथ चलेंगे तो तभी मुल्क और कौम तरक्की करेगी। अच्छा, पाकिस्तान के शहरियों की चंद ज़रूरी जिम्मेदारियां ये हैं: अपने मुल्क के साथ हमेशा वफादार रहना,
रियासत के तमाम कवानीन की इज्जत करना, टैक्स हमेशा वक्त पर अदा करना, दूसरे शहरियों के हुकूक का भी ख्याल रखना, अपने वोट को सोच समझ के डालना, अपनी गली मोहल्लों को साफ रखना और रियासत के रिसोर्सेज को ज़ाया ना करना। हमजा, आपने ये सारे ज़रूरी पॉइंट्स नोट कर लिए हैं? जी हाँ चाचू, कर लिए हैं। हमजा बेटा, अब आप अपनी प्रेजेंटेशन जाके बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया चाचू, आपने तो मेरी बहुत मदद कर दी और आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं ये सब कुछ अपनी प्रेजेंटेशन में ज़रूर डालूंगा। देखा बच्चों, हमजा के चाचू ने किस तरह उसे शहरियों के हुकूक और फ़राइज़ के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने हुकूक और जिम्मेदारियां याद रखेंगे और उन्हें बखूबी निभाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। बच्चों, हमारा मुल्क पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। हमारे पास सुई गैस, ज़रख़ेज़ ज़मीन से लेकर पिंक सॉल्ट तक हर किस्म के कुदरती वसाइल मौजूद हैं। लेकिन तमाम वसाइल को हमें एहतियात से इस्तेमाल करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वसाइल से फ़ायदा उठा सकें। एक ज़िम्मेदार शहरी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल की हिकमत अमली इस्तेमाल करता है। रिड्यूस का मतलब है कम इस्तेमाल करना। हमें अपने जितने भी वसाइल हैं उन्हें बिला ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि एहतियात करना चाहिए, जैसे कि पानी और बिजली के साथ। इसी तरह रीयूज़ का मतलब है दोबारा इस्तेमाल करना। प्लास्टिक बैग की जगह अगर हम कपड़े का बैग इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन में कमी आएगी। रिसाइकल का मतलब चीज़ों को कचरे में फेंकने के बजाय उन्हें दूसरे कामों में इस्तेमाल करना है। हम सबको मिलकर रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि मुल्क के वसाइल पे जोर ना पड़े। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज हमने सीखा कि पहला तकसीम बंगाल कैसे हुआ और कौन कौन उसमें शामिल था। हमने पाकिस्तान में शहरियों के बुनियादी हुकूक पर गुफ्तगू की और हमने ये भी सीखा कि किस तरह एक ज़िम्मेदार शहरी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करके कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। So we learned many concepts today. तो चले अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।